बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स की जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें आज हम डिवीज़न 3 डिडक्शन ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 22 है डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन क्या होता है? कोई भी कारोबार करते हुए उसमें कोई ऐसा एसेट इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा असासा इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है, तो वो अलाउंस उस एसेट को देते हैं कि इतना आप एक्सपेंस इसका क्लेम कर लें कि जो डेप्रीसिएट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यकीनन जब पहले नया जब ख़रीदा तो उसकी और वैल्यू थी, 1 2 3 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो जो एक्सपेंस हम क्लेम करते हैं वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है। सपोज़ आपने कोई मशीनरी ली, अब मशीनरी जो है उसकी एफिशिएंसी पहले साल में जितनी होगी यकीनन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम कहते हैं कि ओल्ड टेक्निक्स है, ओल्ड उसकी मशीनरी ओल्ड है, इसलिए प्रोडक्शन अच्छी नहीं आ रही, यील्ड एफिशिएंसी पूरी नहीं आ रही, टेक्निक्स चेंज हो गई, तो अब वो जो एक्सपेंस हुआ है उसकी परचेज पे, तो वो हम पहले साल में पूरा तो क्लेम नहीं दे सकते कि वो सारे का सारा परचेजेज जो हैं उसको डिडक्शन अलाउंस दे दे फिक्स एसेट पे, ये पॉसिबल नहीं है। ये होती है हमेशा फिक्स एसेट या कैपिटल एसेट्स जो होती हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, उस पे ये डेप्रीसिएशन मिलती है। तो वो अगर फिक्स एसेट पहले साल में ख़रीदा और पहले में ही सारा डेप्रीसिएशन दे दी, उसको कर दिया, तो फिर तो वो लॉस में चला जाएगा, क्योंकि उसने यूज़ तो अगले सालों में भी होना है ना। तो फिर इसलिए उसको हम एक मुख्तलिफ मेथड्स हैं डेप्रीसिएशन के, जो कि हमारे शेड्यूल्स में दिए हुए हैं कि इस तरह से आप डेप्रीसिएशन टैक्सेशन की कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक उसकी वैल्यू कम करते जाते हैं हम हर साल, और जब हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है वो एक्सपेंस ट्रीट होता जाता है, और एक वक्त आता है कि उसकी बुक वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। बुक वैल्यू ज़ीरो होती, वैसे नहीं वो ज़ीरो होती, वैसे तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो लेकिन बुक वैल्यू में हम उसको हर साल डेप्रीशिएट करते करते ज़ीरो पे बुक वैल्यू आ जाती है। हाँ, अगर अब वो कोई बंदा इस वैल्यू को, उस मशीनरी को बेचना चाह रहा है, तो अब जो बेचेगा, जो इसमें पैसे आएंगे वो चार्जेबल टू टैक्स होंगे, वो उसकी इनकम में इंक्लूड होंगे। या फिर ऐसी पोजीशन है कि उसकी बुक वैल्यू सपोज कुछ रह गई, आप कह रहे हैं 1 मिलियन रह गई मशीनरी की बुक वैल्यू, लेकिन जब हम बेचने गए तो वो 1 मिलियन से कम की बिकी, 500,000 की बिकी, तो फिर वो उसको लॉस में ले आएंगे, वो लॉस हो जाएगा। अगर 1 मिलियन थी तो 2 मिलियन की बिक गई, तो फिर जो 1 मिलियन बचेगा उसको हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों साइड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। तो फिर एक हम आज के ही टॉपिक में इनिशियल अलाउंस पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 23 है। तो सेक्शन 23 जो है बेसिकली वो ये कहता है कि जब कोई आप मशीनरी नई लाते हैं पाकिस्तान में, जो पहले से टेक्निक यूज़ नहीं हो रही, तो उस मशीनरी को क्योंकि अभी पता नहीं है कि उसने किस तरह से चलना है, कुछ रिस्क है, क्या उसकी एफिशिएंसी निकलेगी, तो उसको कुछ इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन की शक्ल में दे दिया जाता है कि इस अलाउंस में इतना एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये 2 सेक्शन है, आगे भी अगर टाइम हुआ तो हम कुछ थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो ये थी डेप्रिसिएशन का जो मैंने आपको बता दी है तफसील, मेन तो यही है, लेकिन फिर भी हम लॉ की लैंग्वेज में इसको पढ़ लेते हैं कि लॉ क्या कहता है। तो ये जो सेक्शन है, ए पर्सन आपको पता है कि वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ द पर्सनस डेप्रिसिएबल एसेट, यानी कि वो एसेट जिसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है, कम हो रही है, डेप्रिसिएबल, यूज्ड इन द पर्सनस बिजनेस इन अ टैक्स ईयर, और वो एसेट जो है वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा हो, ये भी एक शर्त है कि वो एसेट जो है बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा हो, बिजनेस की जो टैक्सेबल एक्टिविटी है उसमें यूज़ हो रहा हो। अगर वो किसी एग्जाम्प्ट एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है तो फिर भी वो यूज़ इसके उसको नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। अगर वो एसेट कहीं पर्सनल यूज़ में है तो फिर भी उसकी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। लाइक आपका व्हीकल है, गाड़ी जो ऑफिस के यूज़ के लिए भी यूज़ होती है और उसको उसमें भी यूज़ किया जाता है फॉर पर्सनल यूज़,
तो जितना पोर्शन ऑफिस के लिए यूज़ हो रहा है या बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम क्लेम कर सकते हैं। जो पर्सनल यूज़ हो रहा है उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। तो अब सब सेक्शन 2 है सेक्शन 22 का, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में यही बात बताई गई है कि वो कितना पार्शली अगर यूज़ हो रहा है तो पार्शली आप क्लेम करेंगे, फुल यूज़ हो रहा है तो फुल डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। डेप्रिसिएशन डिडक्शन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द थर्ड शेड्यूल। तो पार्ट 1 ऑफ थर्ड शेड्यूल में डेप्रिसिएशन के रेट दिए गए हैं कि किस किस तरह कितनी है, स्टेट लाइन मेथड पे करनी है हमने कि उसकी 5 साल वैल्यू है और उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो 20% जो है हर साल उसकी डेप्रिसिएशन होती जाएगी और फिर जो ख़त्म हो गया बाकी को 5 साल पे डिवाइड करेंगे। इस तरह से इसके 3-4 मेथड हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज़ होते हैं और फिर कुछ टैक्सेशन में यूज़ होते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 ऑफ द थर्ड शेड्यूल में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगेंस्ट द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगनिंग ईयर, जो मैंने इनिशियल अलाउंस की बात की थी सेक्शन 23 में, तो उसकी कहता है कि वो वैल्यू कम करने के बाद जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सब सेक्शन 3 क्या है, वेयर द डेप्रिसिएबल एसेट इज यूज फॉर इन अ टैक्स ईयर पार्शली फॉर ड्राइविंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स एंड पार्शली फॉर एन अदर यूज। ये बात जो मैं आपको कह रहा था कि अगर पार्शली यूज हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, द डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर द ईयर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर देयर प्रपोर्शन पार्ट अमाउंट वुड बी अलाउड द एसेट वाज, जो यानी कि जितनी उसमें यूज हुई है होली और पार्शली जो बिजनेस के लिए यूज हुई है उस पे हम सिर्फ डिडक्शन अलाउ करेंगे। सब सेक्शन 5 है, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ऑफ अ पर्सन एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर शैल बी। किस तरह से रिटन डाउन वैल्यू राइट डाउन करेंगे, कम करेंगे, इसकी क्लास ए है, वेयर द एसेट वार अक्वायर इन द टैक्स ईयर द कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द पर्सन रिड्यूस बाय द इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस ये हमारा एक सेक्शन है 23। तो इनिशियल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अंडर सेक्शन 23 जो है उसमें हम इनिशियल अलाउंस उस एसेट को देते हैं जो एसेट फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान यूज़ हो रहा हो। वो गाड़ी नहीं हो सकती, फर्नीचर एंड फिक्सचर नहीं हो सकता, लेकिन वो ऐसा एसेट होता है जो फर्स्ट टाइम पहले कभी यूज़ भी ना हो रहा हो, तो उसको इनिशियल अलाउंस दिया जाता है कि क्योंकि रिस्क है थोड़ा सा पहली दफ़ा यूज़ करने में, तो इसलिए उसको जो अलाउंस दिया जाता है वो सेक्शन 23 में अभी हम पढ़ेंगे। सब सेक्शन बी है, in any other case the cost of asset for the person reduced by the total depreciation deduction, के उसको डिडक्शन जो होगी डेप्रिसिएशन की उसमें करेंगे, इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23 भी शामिल होगा, अलाउड द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट फॉर द प्रीवियस ईयर, के जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स में उसको अलाउ की जाती है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है लॉ में, वो क्या एक्सप्लेनेशन है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड वेयर एनी बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन मिलती है, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर विच इज़ इनकम फ्रॉम सच बिजनेस इज एग्जेम्प्ट। हाँ, कि कोई ऐसा बिल्डिंग, ऐसी फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी यूज़ हो रही है जिसके अगेंस्ट जो इनकम कमा रहा है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है। Depreciation admissible under section 1 shall be treated to have been allowed in respect of said tax year and after the expiration of exemption period। तो कब उसमें अलाउ होगी, जब वो एग्जेम्पशन पीरियड उसका ख़त्म हो जाएगा। फ़र्ज़ किया कि एक एसेट है वो हमने एक्वायर किया तो उसमें 2 साल के लिए उसकी एग्जेम्पशन थी, अब उसकी जो डेप्रिसिएशन 2 साल की तो ज़ाहिर है उसमें कम हो गई, पहले ही उसमें कम हो गई जो एग्जेम्पशन पीरियड में है। अब जो बाकी वैल्यू है उस पे हम डेप्रिसिएशन करेंगे, ये बात इधर कहना चाह रहा है। एग्जेम्पशन पीरियड रिटन डाउन वैल्यू ऑफ सच एसेट शैल बी डिटरमिन आफ्टर रिड्यूसिंग द टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शन। तो वो टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शन करने के बाद जो उसकी वैल्यू बचेगी उस पे अब हम डेप्रिसिएशन करेंगे, इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस। अगर इनिशियल अलाउंस भी कोई दिया गया वो भी उसमें से माइनस करेंगे इन अकॉर्डेंस विद क्लास ए एंड बी इन द सब सेक्शन। यानी कि अगर उसका कोई एग्जाम्पशन पीरियड है, एग्जाम्पशन पीरियड में से जब उसको 2 साल गुजर जाएंगे तो जब तीसरे साल में उसकी वैल्यू रिटर्न डाउन हो जाएगी जो सेक्शन 23 के तहत होगी, या 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बाकी जो वैल्यू है
उसको हम डिवाइड करेंगे अब डेप्रिसिएबल एसेट के लिए। इसका सबसेक्शन 6 है, वेयर सबसेक्शन 3 अप्लाइज to the depreciation of asset for the tax year, the written down value of asset shall be computed on the basis of the asset has been solely used to drive income from the business chargeable to tax। तो जब इसकी इनकम हमने जो सिर्फ बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स के लिए यूज़ हो रहा होगा उसकी हम डेप्रिसिएशन उसको फुल देंगे। सेक्शन 7 है सबसेक्शन, द टोटल डिडक्शन अलाउड टू द पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड ownership of the depreciation asset under this section and section 25 shall not exceed the cost of the asset। हाँ, तो ये टोटल जब हमने पहला इनिशियल अलाउंस भी अंडर सेक्शन 23 दिया और फिर डेप्रिसिएशन दिया, तो अब जो टोटल इनका सम होगा वो एसेट की कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब वो कॉस्ट से कम ही रहेगा डेप्रिसिएशन। ये सब सेक्शन 7 है। और सब सेक्शन 8 है, वेयर इन एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोज ऑफ द डेप्रिसिएशन एसेट नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर दैट ईयर। अगर किसी साल में उसको सेल कर दिया गया एसेट, मशीनरी थी उसको मतलब आके आपने दिसंबर में सेल कर दी, तो मशीनरी जब सेल हो गई तो अब उसकी डेप्रिसिएशन जो है अगले साल में यूज़ नहीं होगी। इफ़ कंसिडरेशन, ये बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर वो जो बुक वैल्यू है वो कितने की बिकती है, इफ़ द कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड द रिटन डाउन वैल्यू of the assets the time of disposal, the excess shall be chargeable to tax in the tax year for the head income from business। कि अगर हम वो उस चीज़ को बेचते हैं जो बुक वैल्यू से ज़्यादा की बिकती है, बुक वैल्यू वर्ज किया मैंने जो 1 मिलियन की एग्जांपल दी थी, तो 2 मिलियन की वो बिकती है, तो 1 मिलियन जो होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हम इंक्लूड करेंगे। और ऐसे ही इसके वाइस वर्सा है, जो पहले भी मैं बात बता चुका हूँ क्लास बी में, ये है कि अगर वो एसेट आपका कम प्राइस पे बिकता है, मतलब उसकी 1 मिलियन बुक वैल्यू है लेकिन वो बिकता 5 लाख का है, तो देन आपको 5 लाख जो है वो लॉस में डालना पड़ेगा। इसी तरह इसका सबसेक्शन 9 है, वेयर सबसेक्शन 3 अप्लाइज द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 8 शैल बी इंक्रीज बाई द अमाउंट दैट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 3। कि जहाँ हमने जो बात की कि पार्शली यूज़ उसके लिए हो रहा है फॉर द बिजनेस एंड पार्शली यूज़ हो रहा है फॉर एग्जाम्पशन पीरियड, तो सेक्शन सब सेक्शन 8 में हमने जब वैल्यूज़ की बात करनी है तो हमने सब सेक्शन को अप्लाई करना है। तो वेयर क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 13 अप्लाइज द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। हाँ, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एक स्पेशल है कि उसकी जो है वो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो है हम जो क्लेम कर सकते हैं वो 7.5 मिलियन तक कर सकते हैं। तो इसके बारे में वो बताया गया, व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 8 शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फार्मूला। तो इसकी हम किस तरह से इसको व्हीकल का करेंगे, डेप्रिसिएशन देंगे, इसमें ये A मल्टीप्लाई बाई B ओवर C। अब इसमें A क्या है, A इज़ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। जब उसको डिस्पोज ऑफ हमने किया तो उसमें जो अमाउंट रिसीव हुई, टोटल कंसिडरेशन रिसीव हुई, वो है। B इज़ द अमाउंट रेफर्ड टू अ क्लास A ऑफ सब सेक्शन 13। ये क्लास A ऑफ सब सेक्शन 13 में ये बात कही गई है, द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट बीइंग अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नॉट प्लेइंग द फुल ना फॉर द हायर, यानी कि वो किराए के लिए जो यूज़ नहीं हो रही, शैल नॉट एक्सीड द 7.5 मिलियन, यानी कि 75 लाख से ज़्यादा उसकी क्लेम नहीं कर सकते। ये बात इसमें होगी कि ये जो B है ये अगर ट्रांसपोर्ट के चक्कर में है तो फिर उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और C है दी एक्चुअल कॉस्ट अक्वायर्ड व्हीकल, जब व्हीकल ली थी उसकी असल कॉस्ट क्या थी, ये इधर आएगी, इधर 75 लाख तक, और इधर जिसमें डिस्पोज ऑफ हुई है। तो इस तरह ये जो अमाउंट है वो अप्लाई होगी फॉर द व्हीकल के लिए। सबसेक्शन 11 है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 13 एंड 14 जो अभी हमने पढ़े। द रूल्स ऑफ पार्ट 3 of chapter 5 shall apply to determine the cost and the consideration received in respect of depreciable asset for the purpose of this section। कि इनके मिला के और जो पार्ट 3 में हमें चैप्टर 5 के बताया गया उसके मुताबिक उसकी कंसिडरेशन जो है वो हम रिसीव करेंगे जो हो रही है, और उसको टैक्सेशन किस तरह से करना है। सब सेक्शन 12 है ऑफ सेक्शन 22, द डेप्रीसिएशन डिडक्शन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लीज वाली चीज़ें कंपनी लीज कर देती है
और वो जब लीज होती है तो वो पर्सन जो यूज़ कर रहा होता है बेसिकली डेप्रिसिएशन तो वो क्लेम कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि नाम जो होती है वो लीजिंग कंपनी की होती है तो लीजिंग कंपनी जो है टोटल डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकती, बल्कि वो सिर्फ जितना उसका इंटरेस्ट उस पर चल रहा है या जितना उसका रेंटल इनकम उस पर आ रही है उस पर सिर्फ वो जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है। द डेप्रिसिएशन डिडक्टेड अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी आर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो भी लीज करते हैं, आर अ मुदारबा आर शेड्यूल्ड बैंक आर द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ asset owned by the leasing company or investment or bank or mudarba or scheduled bank or development finance institution and lease to an other person, किसी दूसरे पर्सन को उन्होंने लीज की दी, shall be deducted only against the lease rental income, जो उसकी लीज रेंटल इनकम है उसके अगेंस्ट वो जो ड्राइव हो रही है इनकम रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट्स, उस एसेट की वो उतनी ही सिर्फ डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकते हैं। सब सेक्शन 13 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट बीइंग अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर शैल नॉट एक्सीड द 7.5 मिलियन, जो हमने पहले भी पढ़ा कि 75 लाख से ज़्यादा इसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर अ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है सपोज, या उसमें स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है, टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड, तो उसमें कास्ट ऑफ लैंड जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लैंड जो है वो तो डेप्रिसिएशन नहीं होती उसकी तो एप्रिसिएशन होती है हमेशा, तो इसलिए वो बिल्डिंग की जो वियर एंड टियर है या उसकी डेप्रिसिएशन होगी, कॉस्ट ऑफ लैंड उसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो इसी तरह इसकी क्लास सी है, एनी एसेट ओन्ड बाय अ लीजिंग कंपनी आर इन्वेस्टमेंट बैंक, मुदारबा, शेड्यूल बैंक and finance will lease to another person treated as used for the leasing company or investment or schedule bank, development finance institution and bank को इसी तरह इसकी जो बात की गई थी कि अगर तो ये चीज़ें जो हैं ये अपना करती हैं तो उसकी वो कंसीडर होगी, उसकी प्रॉपर्टी कंसीडर होगी। where the consideration received on the disposal of immovable property exceed the cost of property, अगर cost of property से exceed कर गई है consideration जो receive की है, the consideration received shall be treated as cost of property, तो उसको हम property की cost कहेंगे। सब सेक्शन 14 है डेप्रिसिएशन का, where the depreciable asset that has been used by a person in Pakistan इज़ एक्सपोर्टेड और ट्रांसफ़र आउट ऑफ द पाकिस्तान, को एक्सपोर्ट कर दिया गया है कोई एसेट जो पाकिस्तान में यूज हुआ है, द पर्सन शैल ट्रीट हैविंग डिस्पोज ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट और ट्रांसफ़र फॉर द कंसिडरेशन रिसीव इक्वल टू कास्ट ऑफ एसेट, तो उसकी जो कंसिडरेशन होगी वो कॉस्ट ऑफ एसेट के इक्वल होगी। सब सेक्शन 15 है, इन दिस सेक्शन डेप्रिसिएबल एसेट क्या होता है, अब इधर इसकी ज़रा डिटेल बताई गई है। जो हम डेप्रिसिएबल एसेट कर रहे हैं, डेप्रिसिएबल एसेट मीन एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो नज़र आ रही है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हम एसेट करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन अदर देन द अनइम्प्रूव्ड लैंड, वो भी, उस पर भी डेप्रिसिएशन होगी। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन बाई अ पर्सन, उस पर भी डेप्रिसिएशन होगी। हैज़ अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर, जो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो कैपिटल एसेट होना चाहिए कि उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, और लाइकली टू लूज वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टेयर आर द ऑब्सोलेंस। तो अब जो नॉर्मली उसमें जो है कि वो उसकी वैल्यू का लॉस हो रहा हो, वैल्यू कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उन पे डेप्रिसिएशन दी जाती है। इज यूज होली और पार्शली बाई अ पर्सन इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस चार्जेबल, और फिर अगली शर्त क्या आ गई, एक तो ये कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा उसकी वैल्यू लूज होनी चाहिए, और तीसरा ये है कि वो बिजनेस में यूज हो रहा हो फॉर प्रॉफिट इनकम, इनकम कमाने के लिए जब इस्तेमाल हो रहा है तो देन उसको डेप्रिसिएशन दी जाएगी। बट शैल नॉट इंक्लूड, इसमें कुछ चीज़ें शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है, एनी tangible movable property, immovable property, structural improvement, immovable relation to which the deduction has been allowed under an other section, कि ये जो सारी बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी, प्लांट और ये सारी चीज़ें हैं उसको किसी और सेक्शन के जरिए डेप्रिसिएशन मिल गई है तो देन वो इसमें शामिल नहीं होंगी।
इस ऑर्डिनेंस के किसी और सेक्शन के जरिए मिल रही है। फॉर द एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द टैक्स ईयर विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड इम्प्रूव्ड मेड बाय द पर्सन। इसी तरह स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है? स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है कि इंक्लूडिंग एनी बिल्डिंग, रोड, ड्राइवे, कार पार्किंग हो सकती है, फिर ये रेलवे लाइन, पाइपलाइन, ब्रिजेस, टनल्स, एयरपोर्ट, रनवे, कैनाल, डॉक, वाफ, ट्रेनिंग वाल और फेंस, पावर लाइन, वाटर एंड सीवरेज पाइप, ड्रेनेज, लैंडस्केपिंग और डैम्स वगैरह, ये सारे जो है स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है कि उसको लैंड पे कुछ चीज़ की इम्प्रूवमेंट करके उसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है एंड पे इस सेक्शन के, तो वो प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर ए डेप्रिसिएबल एसेट इज जॉइंटली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर एंड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, कि जो अब इस्लामिक फाइनेंस वाले हैं, जैसे कि वो क्लेम करते हैं कि हम जो इसमें शेयर होल्डर बन गए हैं, हमने बल्कि उसको लोन उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, शेयर होल्डर बन गए हैं, लाइसेंस बाय अ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो इसने इस्लामिक फाइनेंस ने लिया हुआ है, एज द केस में भी परसुएंट टू एन एग्रीमेंट ऑफ मुशारका फाइनेंसिंग, यानी कि हम उसको शेयर होल्डिंग बन रहे हैं और ऐसे ही डिमिनिशिंग मुशारका फाइनेंसिंग द डेप्रिसिएशन एसेट शैल बी ट्रेस टू बी होलली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। तो उसका जो एसेट है वो टैक्स पेयर का क्लेम किया जाएगा कि होनली वो ओन कर रहा है। तो अब सेक्शन 23 था इनिशियल अलाउंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ अगर पहली दफ़ा यूज़ हो रही है, नई यूज़ हो रही है, तो उसको अलाउंस दिया जाता है डेप्रिसिएशन की तरह, तो वो होता है इनिशियल अलाउंस। ये है सेक्शन 23। ए पर्सन हु प्लेस एन एलिजिबल डेप्रिसिएशन एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वो सर्विस कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टैक्स ईयर, तो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन द टैक्स ईयर में वो आया हो, shall be allowed a deduction herein offer referred as a initial allowance। तो उसको हम जो डिडक्शन देंगे उसको डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे बल्कि इनिशियल अलाउंस करेंगे। कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड द एसेट इज यूज टू द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, और वो पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, फर्स्ट टाइम इन द टैक्स ईयर यूज होना चाहिए, फ्रॉम कमर्शियल प्रोडक्शन एंड कमेंस्ड विच एवर इज लेटर, जब यूज होगा तो उसमें क्या फिर उसको मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब सेक्शन 2 में बताया गया है। क्या है? अमाउंट ऑफ इनिशियल अलाउंस ऑफ द पर्सन शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट स्पेसिफाई इन पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल। तो ये हम जब पार्ट 2 पढ़ेंगे थर्ड शेड्यूल का, तो उसमें ये इसका रेट बताया गया कि इनिशियल अलाउंस किस तरह से देना है अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो उसमें कैलकुलेट किया जाएगा अलाउंस का। और रूल्स में अगर बात करें, द रूल इन सेक्शन 76 shall apply in determining the cost of eligible depreciation asset or the purpose of this section। initial allowance के लिए जो eligible depreciation देनी है वो हम सेक्शन 26 में भी पढ़ेंगे जब आगे आएंगे। इसी तरह सब सेक्शन 4 है, ए डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन टू द लीजिंग कंपनी। वही बात, जो लीजिंग कंपनी की अगर बात हो रही है और वो एसेट है तो वो उसको सिर्फ उसके रेंटल वैल्यू के अगेंस्ट जो है डेप्रिसिएबल दी जाएगी, ना कि पूरे एसेट्स के अगेंस्ट दी जाएगी। तो सब सेक्शन 5 है, इन दिस सेक्शन एलिजिबल डेप्रिसिएशन एसेट मीन्स द डेप्रिसिएबल एसेट अदर देन, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें वो शामिल नहीं है, जिसको इनिशियल अलाउंस देना है उसमें कौन सा एसेट शामिल है ये बताया गया कि ये नीचे वाले नहीं है। एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस व्हीकल इज प्लेइंग फॉर हायर के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं है। एनी फर्नीचर एंड इंक्लूडिंग फिटिंग, इस पे भी नहीं उसको मिलेगा। एनी प्लांट और मशीनरी दैट हैज़ बिन यूज प्रीवियसली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहले से कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज़ हो रही है तो उस पे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। मीन ये है कि जो फर्स्ट टाइम यूज़ होगी उस मशीनरी पे इसको मिलेगी। इसी तरह एनी प्लांट और मशीनरी इन रिलेशन टू विच डिडक्शन हैज़ बिन अलाउड अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर द एंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द टैक्स ईयर विच एसेट इज रिक्वायर्ड, या फिर किसी इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी और सेक्शन में इसको ऑलरेडी हमने दे दी डेप्रिसिएशन, तो फिर भी इसको डेप्रिसिएशन वो इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी आर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस पर भी इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या उस पर स्ट्रक्चरल अलाउंस किया गया है। तो अब हम सेक्शन हमारा अगला है 23B।
23B जो है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टू अ अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोडक्ट के डेप्रिसिएशन जो हम अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो लगा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स पे किस तरह से देनी है। ये है कि एनी प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट इंस्टॉल फॉर द जनरेशन ऑफ अल्टरनेट एनर्जी जनरेट करने के लिए हमने कोई चीज़ अगर लगाई है बाई एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, किसी इंडस्ट्री ने सेटअप एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड ओन्ड एंड मैनेज बाई अ कंपनी शेल अलाउड अ फर्स्ट ईयर अलाउंस इन ल्यू ऑफ इनिशियल अलाउंस, तो उसको भी अल्टरनेटिव एनर्जी वाले प्रोजेक्ट को भी पहले साल में इनिशियल अलाउंस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 23 जो जिसकी हम बात कर रहे थे एट द रेट स्पेसिफाई इन पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल में इसका रेट दिया गया है अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएशन एसेट पुट टू यूज़ आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2009 के बाद अगर यूज़ होता है तो उसमें ये डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस जो है वो अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा। और द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 एक्सेप्ट सब सेक्शन 1 एंड 2 देयर ऑफ शेल मुटाटिस मुटेंडिस अप्लाई, तो वो इसके अलावा जो है वो कुछ यूज़ के कुछ उसमें तब्दीली करके उसको किया जा सकता है। तो ये हमने आज डेप्रिसिएशन पढ़ी, इनिशियल अलाउंस पढ़ा, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द जो बिज़नेस में टैक्सेशन में कर रहे होते हैं, जो बड़ी कॉरपोरेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का कर रहे होते हैं उनको पता है कि डेप्रिसिएशन पे टैक्सेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे है, और जहाँ जो ऑफिसर्स हैं एलटीयू के सीटीओ के उनको कि किस तरह से इस पॉइंट को पकड़ना है, डेप्रिसिएशन ये ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं या टैक्स पेयर जो है उन्हें कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये लॉ पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए। उम्मीद है कि इससे आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट होगी, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इम्प्रूव करते रहें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।